हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई नंबर इंस्टीट्यूट में। मैं लक्षित श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी वीडियो नंबर 3 है वह संविधान सभा से रिलेटेड है। संविधान सभा की आज हम चर्चा करेंगे कि क्या थी संविधान सभा, क्या क्या कार्यप्रणाली, क्या क्या गठन संविधान सभा के थे, क्या क्या काम संविधान सभा ने किए और किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुकी है जिसमें हमने राज्य और राज्य के तत्वों के बारे में जाना, कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट, और संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को बहुत अच्छे से हमने समझा था। उसके बाद हमने विभिन्न शासन प्रणालियों के बारे में जाना उसमें, और उसके बाद लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र, बहुत महत्वपूर्ण विषय जो था, जो सामान्य से ये तीनों एक जैसी चीज़ें लगती है, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है संविधान सभा। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि एक ऐसी सभा जिसने हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के निर्माण के अलावा इसने भारत जैसे बड़े भूक्षेत्र का भी भविष्य तय किया। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, किस तरह से इसका गठन होता है। देखिए, सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग 1922, सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग 1922 में महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी जी द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी जी। इसके बाद 1922 के बाद 1934 में एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। 1935 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, समझ जाइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में संविधान सभा की मांग को शामिल किया। और बहुत महत्वपूर्ण जो है यह है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं संविधान सभा के बारे में? इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा देख लें कि 1922 में सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की। देखिए, 1922 में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग की, लेकिन संविधान सभा का सर्वप्रथम अगर दर्शन हम देखें तो 1895 बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में संविधान सभा का दर्शन हमें मिलता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो देखें तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, याद रखिएगा, एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। एम एन रॉय के बारे में क्या थोड़ा कुछ हम जाने। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय जो थे ये थे कम्युनिस्ट समुदाय के प्रखर नेता। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट समुदाय के एक प्रखर नेता थे। उसके बाद जो है 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में संविधान सभा की मांग को शामिल किया। उसके बाद हम बात करें तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की, और वे संविधान सभा की मांग के विषय में कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। इन शॉर्ट में मैं लिख देता हूं कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। तो हमने चारों चीजें जान ली, 1922 में, 1934, 1935 और 1938 में। ये चार जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है या पार्टियां हैं, ये संविधान सभा के मांग जो है करती हैं। अब हम जरा देखें कि संविधान सभा की जो मांग है उसको सर्वप्रथम स्वीकार कौन करता है, ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो 1940, ठीक 2 साल बाद जब नेहरू जी ने मांग की 1938 में, ठीक उसके 2 साल बाद 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम 2-3 चीज़ें की बात कर लें कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और जो संविधान सभा की मांग को इसने स्वीकार किया, लेकिन जो भारतीय नेता थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। देखिए, अगस्त प्रस्ताव के बारे में थोड़ी सी हम जाने, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम जाने तो अगस्त प्रस्ताव आपने सभी ने इतिहास के अंदर पढ़ा है, हिस्ट्री के अंदर आप सभी ने पढ़ा है कि अगस्त प्रस्ताव जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब 1 सितंबर 1939 को यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक करता है और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन पोलैंड की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ता है और वहाँ पर घोषणा में करता है कि भारतीय उपनिवेश भी ब्रिटेन और पोलैंड के साथ में है और वह भी युद्ध में लड़ने के लिए आएगा। लेकिन भारत की ऐसी कोई नियति नहीं रहती है कि वह युद्ध में लड़ने के लिए जाए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा जो प्रिय था उस समय वह थी भारत की स्वतंत्रता या आज़ादी, तो वह अपनी आज़ादी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपने एक वायसराय का नाम सुना होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। तो जो भारत को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें रखी थी प्रस्ताव में कि ताकि हम युद्ध में उतरें ब्रिटेन के साथ में, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी रखी थी। एक तो डोमिनियन स्टेट देने की बात उन्होंने कही, एक युद्ध के लिए सलाहकारी परिषद की उन्होंने बात कही, और तीसरी उन्होंने चीज़ की बात कही कि अल्पसंख्यकों की रक्षा और संविधान सभा के गठन में प्रमुख भारतीय लोग होंगे। ये 4 से 5 चीज़ें उन्होंने प्रस्ताव के रूप में रखी ताकि जो भारत है वह जो है युद्ध में शामिल हो जाए। तो एक तरीके से ये भारत के लिए प्रलोभन था, एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक लॉलीपॉप ही था भारत के लिए। तो हमने इस चीज़ को क्यों अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को, आखिर ऐसा क्या था इसमें? तो सबसे पहली बात जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी कि डोमिनेंट स्टेट का मामला एक तो अप्रासंगिक हो चुका है, ये पुराना हो चुका है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पहली बात, इसलिए भी अगस्त प्रस्ताव खारिज हो जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इससे जो है राष्ट्रवादियों और उपनिवेशवादियों के बीच की खाई और भी गहरी होती चली जाएगी। और तीसरा जो है मुस्लिम लीग का इसे अस्वीकार करने का कारण महत्वपूर्ण ये था। देखिए, मुस्लिम लीग के लिए अगस्त प्रस्ताव में बहुत अच्छी चीज़ें कही गई थी कि अल्पसंख्यकों की रक्षा, लेकिन मुस्लिम लीग फिर भी इसके बावजूद भी अस्वीकार इसलिए इसे कर देती है क्योंकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित हो भारत, और उनकी अलग अलग संविधान सभाएं हों। लेकिन उसमें अगस्त प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि भारत में अलग अलग संविधान सभाएं या 2 संविधान सभाओं की बात अगस्त प्रस्ताव में नहीं की गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आता है, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया जाता है। इसे भी हम खारिज कर देते हैं। अगला जो आता है 1942 के अंदर, आप सभी परिचित है इससे, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है, हाउस ऑफ कॉमन के नेता जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के साथ भारत आते हैं और एक प्रारूप लेके वे भारत में आते हैं, लेकिन क्रिप्स मिशन को भी हम अस्वीकार कर देते हैं। इसका कारण ये होता है, पहली बात तो मुस्लिम लीग सही से इसलिए अस्वीकार करती है क्योंकि जैसा कि अगस्त प्रस्ताव में बात की गई थी कि मुस्लिम लीग इसलिए इसे अस्वीकार कर देती है क्योंकि इसमें 2 संविधान सभाओं के निर्माण की बात नहीं कही गई थी, इसलिए भी इसे मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देती है। और दूसरा जो बात आती है कि क्रिप्स मिशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किया जाएगा। तो हमारे जो नेता, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्यों संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए भी जो है 1942 का क्रिप्स मिशन जो है खत्म कर दिया गया या इसे जो है खारिज कर दिया गया। अगली बात जो है 1946 में हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन आता है, आप सभी को मालूम है भारत में, कैबिनेट मिशन। अगर बात की जाए दोस्तों, कभी भी एक क्वेश्चन अगर बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ, तो जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर होता है। देखें क्या था ये कैबिनेट मिशन, तो 1945 में यानी 1945 में ब्रिटेन में जो है आम चुनाव होते हैं और जो सर क्लीमेंट एटली हैं, सर क्लीमेंट एटली वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो है सर क्लीमेंट एटली जो है ये है लेबर पार्टी से। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में 2 पार्टी बड़ी प्रसिद्ध है, एक तो लेबर पार्टी
और कंजर्वेटिव पार्टी। इसका ब्रिटेन का हमने उदाहरण द्विदलीय शासन प्रणाली में पिछली वीडियो में हमने लिया था। तो जो सर क्लीमेंट एटली है ये लेबर पार्टी से उदारवादी दृष्टिकोण वाले थे, उदारवादी दृष्टिकोण वाले थे ये। तो ये 1945 के आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने और संवैधानिक मामलों में सुझाव हेतु 3 सदस्यीय मिशन भारत में भेजते हैं। तो 3 सदस्यीय मिशन हम देखें भारत में आता है, उन 3 सदस्यीय मिशन को देखें हम तो दोस्तों ये जो 3 सदस्यीय मिशन भारत में आता है इसे ही हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। 1946 यानी मार्च 1946 में ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में आता है। इसमें से 3 सदस्यों के बारे में हम देखें तो पहले तो जो क्रिप्स मिशन को लेकर प्रस्ताव को लेकर आते हैं वही सबसे पहले इसके सदस्य और अध्यक्ष भी जो कैबिनेट मिशन के हैं वही यही है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे जो आते हैं वह है पैथिक लॉरेंस और तीसरे जो हैं वह हैं एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य भारत में आते हैं एक सुझाव के साथ और तुरंत ये एक अंतरिम सरकार की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसे हम बोल सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। लेकिन इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, परंतु कुछ समय बाद यानी 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में भाग ले लेती है। और मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य जो 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भाग लेती है उनका मुख्य उद्देश्य सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग करना, एक अलग संविधान सभा की मांग करना था। तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को जो ये कैबिनेट मिशन है तुरंत ही एक अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में करता है। पहले तो मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग इसमें भाग ले लेती है और मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य संविधान सभा, एक अलग संविधान सभा की मांग को रखना था इसमें जो है अंतरिम सरकार में। इन तीनों के नाम दोस्तों आप अच्छे से याद कीजिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना पे हुआ था। तो पहली बात कैबिनेट मिशन योजना, उनके सदस्यों के नाम आपसे पूछा जा सकता है कि उन कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और इस जो कैबिनेट मिशन है वह किसके प्रस्ताव पर भारत आया, तो सर क्लीमेंट एटली जो कि 1945 के आम चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि लेबर पार्टी से थे और उदारवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कैबिनेट मिशन की, जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन पे, कि संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन कैसा था, कितने सदस्य इसमें थे, क्या सभी निर्वाचित सदस्य थे या मनोनीत सदस्य, आदि बातों पर हम चर्चा करते हैं। संविधान सभा का गठन, तो हम संविधान सभा के गठन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें बात की जा सकती है सीटों के आवंटन की। सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन से तात्पर्य यह है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के
हिसाब से कितने सदस्य संविधान सभा में होंगे। तो देखते हैं हम कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान सभा का गठन जब होता है तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जो है 389 सदस्य जो है संविधान सभा के गठन के लिए चुने जाते हैं। अब ये 389 का आंकड़ा कहाँ से आया, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर कि जो 389 है, जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तब भारत की जो है आबादी अप्रोक्स 40 करोड़ होती है। अप्रोक्स मैंने बोला है, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअली एक्यूरेट नहीं बोला, जो है अप्रोक्स जो है भारत की आबादी इस समय 40 करोड़ होती है, 40 करोड़ आबादी भारत की होती है। तो इसमें जो एक प्रतिनिधि होता है, एक प्रतिनिधि 389 में से एक प्रतिनिधि जो है वे 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला होता है। 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व या प्रतिनिधि करने वाला होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 389 सदस्य योजना के अनुसार होते हैं। अब 389 सदस्यों को अगर हम और टुकड़ों में बांटें कि 389 सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं, आपको पता होगा भारत दो भागों में विभाजित था। जब 1946-1947 के टाइम पे भारत दो भागों में विभाजित था। एक था इसमें से ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासतें। तो हम देखें तो 296 और 93, अगर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 389 ही सम आएगा, इनका योग जो है 389 आएगा। लेकिन देखते हैं ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा। तो दोस्तों जब 296 है, इसको और थोड़ा सा विभाजित किया जाए तो ये बन सकता है 292 + 4। देखिए ये जो 296 लोग हैं ये आते हैं ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत। और जो ये 93 लोग हैं यानी 93 लोग हैं, ये आते हैं देशी रियासतों से, देशी रियासत। क्या है ब्रिटिश प्रांत? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत क्या होती है। देखिए ये जो ब्रिटिश प्रांत है ये वो क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण, हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो भारत के जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का डायरेक्टली नियंत्रण होता है वहां पर उसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत। जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण तो होता है पर लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि कुछ आपको पता होगा वह रेजिडेंट नियुक्त करते थे रियासतों में। तो इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण होता है उसे हम बोलते हैं देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत लिख देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण, या इसको अच्छा लिख देते हैं हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जहाँ पर डायरेक्टली उनका नियंत्रण होता है वे कहलाते हैं ब्रिटिश प्रांत। और जो इनडायरेक्टली नियंत्रण होता है यानी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वहां पर अंग्रेज जो नियंत्रण करते हैं भारत के भूक्षेत्र पर, उसे हम कहते हैं देशी रियासत। अच्छा ये हमने बात कर ली 296 यानी ब्रिटिश प्रांत, 93 यानी देशी रियासतों से। मैंने यहाँ पर 04 अलग से क्यों लिखा है दोस्तों? देखिए 04 लिखने का कारण यह है, इसे बोलते हैं हम चीफ कमीशन क्षेत्र, चीफ कमीशन क्षेत्र। क्या होते हैं चीफ कमीशन क्षेत्र? देखिए हमारा जो भारत है आज का, उसके अंदर आपको पता है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, और ये जो 7-9 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी जो जुड़ी हैं 2, तो ये सारी है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जहाँ पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, यहाँ पर राज्य को नियंत्रण नहीं होता। तो वैसे ही उस समय 4 चीफ कमीशन क्षेत्र हुआ करते थे, 4 जो है चीफ कमीशन क्षेत्र वहां पर हुआ करते थे। उन चारों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आप भी याद रखिएगा इस चीज को। उसमें पहला जो है वे तो दिल्ली है, आज भी दिल्ली है। दूसरा जो आता है इसमें, ये आता है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा जो आता है दोस्तों इसमें यह है कुर्ग, यह है कुर्ग। दुर्ग मत याद कीजिएगा, दुर्ग जो है ये एमपीजीके का पार्ट है जो कि राजनांदगांव से 1972 में अलग हुआ था। ये दुर्ग नहीं है, यह है कुर्ग, ठीक है। कुर्ग जो है यह है कर्नाटक में, आज का आधुनिक कर्नाटक में ये जो कुर्ग है वहां पर है कुर्ग। अजमेर मेरवाड़ा आप सभी को पता है राजस्थान से है। और जो चौथा आता है बलूचिस्तान,
ये है पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान है। तो ये 4 हैं, इनमें से एक एक सदस्य आने थे संविधान सभा में, एक एक सदस्य जो है आते हैं। देखिए 292 + 4 लिखने का मेरा यही मतलब था कि 292 है तो ये भी ब्रिटिश प्रांत दोस्तों, जैसे कि कहा जाए कि लक्षद्वीप और ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये तो भारत का ही हिस्सा, तो ये भी ब्रिटिश प्रांत तो थे, लेकिन ये जहाँ पर चीफ कमीशन क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर डिप्टी गवर्नर, याद रखिएगा डिप्टी गवर्नर यानी उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर उपराज्यपाल शासन करते थे, या हम कहें इसके नाम से विदित होता है हमें मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त क्षेत्र, जहां पर मुख्य आयुक्त जो है इन पर शासन करते थे चीफ कमीशन क्षेत्र पर। तो 292 सीटें जो है ये ब्रिटिश प्रांत से आती है, और ब्रिटिश प्रांत में 4 जो सीटें हैं वहां से एक एक जो है, पहली आती है दिल्ली से, दूसरी अजमेर, तीसरी पूर्व और बलूचिस्तान, मतलब इन चारों क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है वह एक एक व्यक्ति करते हैं, इसलिए 4 ये हो गई, और बाकी 292 जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ही है। जो 93 है ये जो है देशीय रियासतों से। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है दोस्तों कि जो ये प्रतिनिधि हैं 389 जो प्रतिनिधि हैं, क्या ये सभी चुनकर आए थे, क्या इनका चुनाव हुआ था, क्या ये चुनाव हम कह लें, क्या ये निर्वाचित होकर आए थे, या फिर ये मनोनीत होकर आए थे, या फिर निर्वाचित और मनोनीत दोनों होकर आए थे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रिटिश प्रांत से लोग थे, जो ब्रिटिश प्रांत से लोग थे ये तो आते हैं निर्वाचित होकर, मतलब इनका चुनाव होता है निर्वाचित होकर, और जो ये देशीय रियासत के लोग हैं ये होते हैं मनोनीत, इनका निर्वाचन नहीं होता है, ये होते हैं मनोनीत। मनोनीत आपको मैं बता दूं मनोनीत क्या हो सकता है, इनका तो निर्वाचन जो है वह कौन करता था। देखिए एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो पूरा टॉपिक जो है संविधान सीटों का आवंटन, संविधान सभा का गठन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्वाचित और मनोनीत, मनोनीत का मतलब मैं पहले बता रहा था निर्वाचित, तो जो निर्वाचित है दोस्तों ये 296 जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली से, याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली, और वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, अप्रत्यक्ष प्रणाली। इसका मतलब ये हुआ कि जो 296 सदस्य है इनका चुनाव जो है जनता नहीं करती। अभी मैंने आपको बोला, अभी आप बोलेंगे कि अभी आपने बोला कि निर्वाचित होते हैं, इनका चुनाव होता है पर जनता नहीं करती। देखिए जो प्रादेशिक असेंबलियां 1937 में सर्वप्रथम प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव होते हैं, विधानमंडल कह सकते हैं उनको, तो विधानमंडलों में चुनाव होते हैं, तो जो विधानमंडलों के सदस्य होते हैं वही इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, आम जनता इनका चुनाव नहीं करती। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अप्रत्यक्ष प्रणाली से, यानी जो हमने जो प्रतिनिधि चुने थे विधानमंडलों के वे इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, आम जनता इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं करती, ये याद रखिएगा। निर्वाचित और मनोनीत का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मनोनीत की हम चर्चा कर रहे थे, तो मनोनीत का मतलब होता है, अच्छा इनका मनोनीत का मतलब होता है किसी को डायरेक्टली नामांकित, किसी का नाम दे देना कि हाँ ये संविधान सभा का सदस्य हमारी ओर से जाएगा, हमारे क्षेत्र से ये संविधान सभा का सदस्य होगा, ठीक है। निर्वाचन और मनोनीत मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। मनोनीत का एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल हमारा संविधान का 331 हम ले सकते हैं, आर्टिकल 333 हम ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या है आपको पता होगा, आर्टिकल 331 जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, उन्हें मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन। और आर्टिकल 33 जो है इसमें विधानमंडल यानी कि राज्य की विधानसभाओं में एक एक एंग्लो इंडियन का, यहाँ पे 2, और जो यहाँ पर एंग्लो इंडियन जो है यहाँ पर 1, विधानमंडलों में 1 जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका मतलब होता है मनोनीत, यानी चुनाव नहीं होना, किसी को नामांकित कर देना या किसी का नाम देना, किसका मनोनयन करना ही मनोनीत होता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोस्तों हमने बात की, ये तो है संविधान सभा का गठन, ठीक है। यह है संविधान सभा का गठन, मतलब संविधान सीटों का आवंटन। अभी तो हमने सीटें बांटी है कि इतने क्षेत्र से इतने प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन अभी हमने इसकी चुनाव की बात नहीं करी, ठीक है। अब देखना, इनका कंफ्यूज मत होना, हम बात करते हैं चुनाव की, कि जो चुनाव हुए उसके परिणाम क्या क्या हुए। देखिए मैंने आपको भी बताया, ये जो 296 सदस्य है चुनाव इनका होता है, 93 सदस्यों का नहीं, क्योंकि ये मनोनीत होकर आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन 296 सदस्यों को, ये 296 सदस्य हो गए।
देखिए, अच्छा ये जो 296 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के, ये जो थे ये सांप्रदायिक आधार पर बैठे थे, यानी जातियों के आधार पर बैठे हुए थे सदस्य। कैसे? तीन जातियों में 296 सीटें बटी हुई थी। देखें, पहला जो आता है वह है मुस्लिम, दूसरा जो आता है वह सिख, और तीसरा जो है आखिरी सामान्य। ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य ना, सामान्य यानी जो मुस्लिम और सिख दोनों ही ना हो, बाकी जो जितने भी बचे हैं वे सामान्य। ठीक है, तो 296 इन तीनों के आधार पर 296 सीटें बटी हुई थी। अब इनके चुनाव की ओर ध्यान दें तो देखिए दोस्तों, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं 296 सीटों पर। इनके अगर हम परिणाम देखें तो जो 208 सीटें हैं, 208 सीटें कांग्रेस की हो जाती है, यानी 208 सीटें, 208 सदस्य कांग्रेस के इसमें से होते हैं चुनाव जब होते हैं, और जो 73 सीट्स हैं वे मुस्लिम लीग के 73 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और जो ये बाकी जो अन्य बच्चे 15, ये जो 15 लोग हैं ये है अन्य। अच्छा, अन्य में कौन कौन? तो इनमें से जो 15 में से 8 तो जो लोग थे वे थे स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से नहीं थे। और जो बाकी की जो बची कुची जो पार्टियां हैं, 5-7 पार्टियां, उनमें 2-3 पार्टियां प्रमुख से थी। एक तो यूनियनिस्ट पार्टी और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और बहुत सारी भी पार्टियां थी, सिख वगैरह भी इनमें थे 15 लोगों में। तो ऐसे करके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 15 अन्य याद कर सकते, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 208 सीटें कांग्रेस ने अपनी बनाई संविधान सभा में, 296 सीटों में से 73 जो है मुस्लिम लीग ने बनाई, और जो 15 है वे अन्य लोग थे। अच्छा, ये तो हो गई हमारी बात चुनाव की। अगली हम इसमें बात करें अगली हम बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो 93 जो है ये मनोनीत लोग देशी रियासत के, इनकी सीटें जो है संविधान सभा में नहीं बन पाई थी। इन्होंने संविधान सभा को खुद से अलग रखा था। ठीक है, अभी और हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये चुनाव आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट मुझसे मिल गया। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इन सभी चीजों को। चलिए, ये तो हो गया संविधान सभा का गठन और चुनाव की बात। दोस्तों, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई है आपको, ये चीज बड़ी, इससे ध्यान से देखिएगा इसको, कि जो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। संविधान सभा में जो सदस्य है वे अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाते हैं और वयस्क मताधिकार के आधार पर वे नहीं चुने जाते हैं, और एक जो प्रतिनिधि है वे 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह चीज अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकता है इन पर। और हम भी जब हमारा संविधान सभा का टॉपिक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कई लोग इसे 20 से 25 मिनट में भी खत्म कर देते हैं, लेकिन हम जो है इतना छोटे से समय में इसे पूरा खत्म नहीं करेंगे। पूरे एक एक पॉइंट पर हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ठीक है, बैठक की जो अध्यक्षता है, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वे करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक चीज आप याद रखिए यहां पे कि मैंने यहां पर बोला कि अध्यक्षता
जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं 9 दिसंबर 1946 की बैठक की, जो प्रथम बैठक होती है। लेकिन ये जो अध्यक्षता जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, यानी टेम्पररी हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी मैं बार बार थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी, मतलब 9 दिसंबर 1946 की बैठक होती है, ये सिर्फ उसी दिन बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बाकी जितना भी समय जो 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान निर्माण हुआ, इतने दिन नहीं, सिर्फ 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, और ये जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, डॉक्टर, एक प्रश्न इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यह बैठक की अध्यक्षता उन्होंने करी 9 दिसंबर 1946 को। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का आधार यह था अध्यक्ष बनाने का कि ये सभा में, संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किन आधारों पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो चूंकि ये सबसे सभा में वरिष्ठ या सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और हम कर लें कि इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य संख्या कितनी थी, कितने सदस्य संविधान सभा की प्रथम बैठक में मौजूद थे? तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो सदस्य मौजूद थे वो थे 211, और इन 211 में से भी 9 महिलाएं। अच्छा, पहले इस चीज की बात कर लें कि जो 389 सदस्य हमने लिखे थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे, तो इन 389 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिलाएं संविधान सभा में थी, और इन 15 ही महिलाओं में से एकमात्र महिला मुस्लिम थी। उनका नाम है बेगम, आपको शायद दिख रहा होगा, बिल्कुल, बेगम अय्याज रसूल। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वे थी बेगम अय्याज रसूल। कुल मिलाकर महिलाएं जो थी संविधान सभा में, उनकी संख्या थी 15। और जो प्रथम बैठक होती है उसमें 211 सदस्य कुल उपस्थित होते हैं प्रथम बैठक में, लेकिन उनमें से जो सदस्य महिलाएं थी उनमें से उस बैठक में उस दिन 9 महिलाएं ही उपस्थित थी, 9 महिला उपस्थित थी 15 में से। तो टोटल जो सदस्य थे वे 211 उपस्थित थे। अच्छा, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा था 389 सदस्य कुल संविधान सभा में होने चाहिए, लेकिन प्रथम बैठक में तो सिर्फ 211 ही सदस्य थे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो 211 सदस्यों के उपस्थित होने का कारण ये है, या बाकी बच्चे अनुपस्थित इसलिए हुए कि पहली चीज तो ये कि देशी रियासत, मैंने आपको बताया था देशी रियासत जो कि 93 सीटें थी, ये 93 सीटें संविधान सभा में इनकी नहीं बन पाई थी। देशी रियासत जो थी, जो देशी रियासत के 93 सदस्य थे, इन्होंने संविधान सभा को संविधान सभा से अपने आप को अलग रखा। उसका कारण ये था क्योंकि प्रथम बैठक जो हो रही है 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, और हमारा जो देश है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहा है। तो देशी रियासत अभी तक अपना भविष्य तय नहीं कर पाते कि उन्हें किसके साथ विलय होना है, उनको पाकिस्तान के पास जाना है या भारत के पास ही रहना है। इसलिए वे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसमें देशी रियासतें हिस्सा नहीं लेती। 93 सदस्य तो चलिए उनके हो गए, बाकी बचे बड़ा महत्वपूर्ण है ये मुस्लिम लीग। बुक में इनके बारे में तो जिक्र है कि देशी रियासत जो है बैठक में भाग नहीं लेती, लेकिन मुस्लिम लीग, अधिकतर बुक में मुस्लिम लीग के बारे में नहीं बता रखा। तो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, वे बैठक का बहिष्कार करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम लीग के सदस्य इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं? तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य होता है वे भारत को 2 टुकड़ों में बांटना और 2 अलग अलग पृथक संविधान सभाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते हैं वे इस सभा का बहिष्कार करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों मुस्लिम लीग का। जो जब मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है तो आपको पता होगा ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल एक स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं
ये स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट, ये टिप्पणी किसने की थी संविधान सभा पर। तो विंसेंट चर्चिल, जो मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है, उसके ऊपर विंसेंट चर्चिल ये बोलते हैं कि संविधान सभा तो उस विवाह की तरह लग रही है जिसकी दुल्हनी गायब है। संविधान सभा उस विवाह की तरह लग रही है जिस विवाह में दुल्हनी गायब है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, विंसेंट चर्चिल जो एक टिप्पणी करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि दुल्हनी जो है विवाह से गायब हो चुकी है। ठीक है, तो आप 93 और 389 को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा निकलता है, इसलिए इन सदस्यों की संख्या 211 हो जाती है। वैसे तो दोस्तों अगर हम देखें, इनको प्लस माइनस करें तो सदस्य संख्या उपस्थित 223 होना चाहिए। इन दोनों को अगर माइनस करें 389 में से तो सदस्य संख्या 223 होना चाहिए, फिर 211 क्यों? तो जो 11 से 12 लोग जो हैं वे किसी अन्य कारण से, किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या किसी अन्य कारण से इस सभा में उपस्थित नहीं होते हैं। जो बहुत बड़ा आंकड़ा जो हमें याद रखना है वह ये है 93 और 73 का, जो इतने बड़े आंकड़े को अफेक्ट करते हैं वे मुस्लिम लीग और देशी रियासतें। ठीक है, हमारी प्रथम बैठक के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जो दोस्तों दूसरी बैठक है हमारी, दूसरी बैठक जो होती है वह होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक एक दिन बाद, या कह लीजिए आप एक दिन के गैप में या 2 दिन बाद, यानी 9 से 11 को जो है तीसरी बैठक होती है। इसकी विशेषता देख लें कि इस बैठक में क्या क्या हुआ। तो जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हो रही है, इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो वो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और संविधान सभा में 2 अस्थायी या कह लीजिए हम स्थायी उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। सिर्फ इसको उपाध्यक्ष रहने दीजिए क्योंकि स्थायी है, अब जो भी जितना भी चलेगा सब स्थायी चलेगा, परमानेंट। तो जो स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतनी सी चीजें आप रख लीजिएगा कि 1884 में इनका जन्म होता है, 1963 में मृत्यु होती है और बिहार से ये संबंध रखते हैं, बिहार। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया जाता है। और जो उपाध्यक्ष जो हैं वे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे जो है वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी पहले जो उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे जो है वह वी.टी. कृष्णमाचारी। कहने का मतलब ये है कि जो 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, और जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष की संख्या 2 होती है संविधान सभा में। उसके जो पहले हैं वह एच.सी. मुखर्जी हैं यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे जो है वी.टी. कृष्णमाचारी यानी वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक अच्छी चीज ध्यान रख लीजिए। जो वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे ये जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे या प्रधानमंत्री पूर्व में रह चुके हैं। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाचारी यानी वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी। तो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, हर एक बैठक की अपनी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 9 दिसंबर की हमने महत्वपूर्ण बातें कर ली, 11 दिसंबर में स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की हमने बात कर ली। अब हम आते हैं 13 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर 2 दिन में एक बैठक हो रही है। पहली बैठक 9 को, दूसरी 11 को, और तीसरी बैठक 13, यानी 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन जो है बैठक हो रही है। जो 13 दिसंबर 1946 को, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें क्या होता है, इस दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वे सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होते हैं। तो जो हमारे संविधान की आज की प्रस्तावना है, या हम कह लीजिए इंग्लिश में कहना तो प्रीएम्बल है, उसका जो आधार है वह आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव है। और जो प्रस्तावना जो है हमारी संविधान की, उसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में एक मूलभूत एक ढांचा है हमारे संविधान का, जो हमें हमारे संविधान का दर्शन कराता है। ये इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में सरकारों या संस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा, उनका कामकाज कैसा होगा, वह इन उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा होता था।
और 22 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को, देखिए 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करे, और 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पारित हुए। तो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित हुए। अच्छा, आप सोचेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को जब ये प्रस्ताव सभा में पेश हो रहे हैं तो इतनी लेट 22 जनवरी 1947 को क्यों पारित हुए? इसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो संविधान सभा के कुछ सदस्य थे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं उदाहरणतः कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और MR जयकर और अन्य भी कुछ सदस्य थे, उन्होंने एक बात ये कही थी कि उद्देश्य प्रस्ताव जब तक पारित नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम लीग सभा में अपनी सीटें ग्रहण न कर ले या सभा की सदस्यता न अपना ले। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने तीनों बैठक की बात कर ली। हमने बात कर ली संविधान सभा की कार्यप्रणाली में 9 दिसंबर 1946 की बैठक की, 11 दिसंबर 1946 की बैठक की और 13 दिसंबर 1946 की बैठक की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। चलिए, अब तीसरा और आखिरी, आज का आखिरी हमारा जो टॉपिक आता है वह है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, देखिए संविधान सभा की समितियां से इससे मतलब है कि संविधान सभा में विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। उन समिति का अपना अपना एक कार्यक्षेत्र, एक कार्य होता था, कुछ उनके पास जिम्मेदारी होती थी, इसलिए अलग अलग अध्यक्षों के नेतृत्व में समितियों का गठन किया गया। तो हम देखते हैं, देखिए संविधान सभा में जो समितियां हैं उनमें तो 8 बड़ी यानी प्रमुख समितियां हैं और कुछ 10 से 12 जो हैं ये छोटी छोटी समितियां हैं। तो हम देखते हैं, पहले थोड़ी सी बड़ी समितियों की हम चर्चा कर लें, फिर इसमें हम एक पॉइंट मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। देखिए पहले इसमें समिति आती है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। दूसरी जो आती है संघीय संविधान समिति। यूं तो बहुत सारी दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत सारी समितियां थी, लेकिन हम प्रमुख समितियों पर चर्चा करेंगे और उनके अध्यक्षों के बारे में जानेंगे कि उनके अध्यक्ष कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन समितियों से भी कभी कभी बन जाता है संविधान सभा के टॉपिक से, कि कोई भी आपको एक समिति दे देंगे और या किसी भी सभा के अध्यक्ष का नाम दे देंगे और फिर उनसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे या इन अध्यक्षों की कौन सी समिति से इन अध्यक्षों का संबंध है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में। तो जो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति है, इनके जो अध्यक्ष हैं वह हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के एक ही अध्यक्ष हैं, दो समितियों का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति और बड़ी महत्वपूर्ण संचालन समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष है वे भी एक ही हैं। संचालन समिति से कुछ लोग आप समझ गए होंगे कि वे कौन हो सकते हैं, तो वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली बात करें, अगली हम देखें तो अगली बहुत महत्वपूर्ण समिति है
इसमें आएगा प्रांतीय संविधान समिति, एक है इसमें प्रारूप समिति। इनकी अगर हम बात करें दोनों समितियों की, जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके जो अध्यक्ष वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रांतीय जो देशी रियासत समझौता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वल्लभ भाई पटेल जी का था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर BR आम्बेडकर। इनके बारे में जो प्रारूप समिति हम उस पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। प्रारूप समिति डॉक्टर BR आम्बेडकर। तो ये तो कुछ दोस्तों बड़ी समितियां हो गई, और अब थोड़ी सी छोटी समितियों के बारे में चर्चा कर ली जाए। ठीक है, तो 7 से 8 एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहना ज्यादा अच्छा होगा, मौलिक अधिकार तदर्थ समिति या उप समिति आप कह लीजिए। मौलिक अधिकार उप समिति, जो इसके अध्यक्ष थे वे थे JB कृपलानी। JB कृपलानी। JB कृपलानी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन होता है या देश आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, तब जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे JB कृपलानी ही थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वे JB कृपलानी ही थे। ठीक है, चलिए, ये कुछ बड़ी समितियां हो गई। हम थोड़ी सी छोटी समितियों के बारे में हम बात करें तो पहली आती है इसमें कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। दूसरी बात की जाए तो इसमें हम ले सकते हैं तदर्थ सदन समिति। देखिए, कार्य संचालन समिति जो है इनके अध्यक्ष होते हैं KM मुंशी। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। ये प्योर कांग्रेसी थे। अभी हम इनकी बहुत अच्छी चर्चा करेंगे KM मुंशी जी की। सदन समिति के अध्यक्ष आप बताएंगे कि कौन थे। ठीक है, सदन समिति के अध्यक्ष आप बताएं। तो मैं एक हिंट आपको देता हूं कि सदन समिति के अध्यक्ष वो हैं जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यानी कि प्रथम गवर्नर जो हैं वही सदन समिति के अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल सही, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं और सदन समिति के अध्यक्ष भी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश से भी आ सकता है कि पट्टाभी सीतारमैया का जो है संविधान सभा में क्या योगदान या संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, वे किस समिति के सदस्य थे, तो वे सदन समिति के सदस्य थे। एक और चीज आती है, बड़ी महत्वपूर्ण आती है, नागरिकता। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 में नागरिकता का वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन में। नागरिकता तदर्थ समिति क्या है? नागरिकता तदर्थ समिति जो है इसके अध्यक्ष याद रहेगा S वरदाचारी। S वरदाचारी। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां दोस्तों, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है जिनसे क्वेश्चन अधिकतर अभी तक बने हैं, तो सारी समितियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये सारी बड़ी समितियां हो गई और ये जो है ये छोटी समितियां हो गई। एक महत्वपूर्ण और बहुत छोटा सा और लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। चलिए प्रारूप समिति पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे थे डॉक्टर BR आम्बेडकर। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो इसका कार्य क्या था? प्रारूप का अर्थ दोस्तों होता है प्रारूप, यानी प्रारंभिक रूप। किसी भी चीज का प्रारंभिक रूप ही प्रारूप होता है।
तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसी आधार पर हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो गए। सदस्य संख्या कितनी थी इस प्रारूप समिति में? तो कुल सदस्य संख्या थी इसमें 7, जिसमें से खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी इसमें एक थे। हम देखें कि प्रारूप इन्होंने कितने माह में प्रारूप समिति ने प्रारूप को तैयार किया, तो 6 माह से भी इन्हें कम समय में इन्होंने प्रारूप को तैयार किया और कुल मिलाकर इनकी 141 बैठकें हुई। 141 यानी 141 बैठकों में 6 माह में 141 बैठकें हुई, जिसमें इन्होंने प्रारूप का, संविधान के प्रारंभिक रूप का निर्माण किया। और इसके गठन की बात, महत्वपूर्ण बात है, एक गठन इस समिति का कब हुआ? तो इस समिति का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अगर सदस्यों की इनमें बात की जाए तो 7 सदस्य थे। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम इनकी। इसी प्रारूप समिति के सदस्य हैं सारे। तो पहले इसमें है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहले सदस्य इसमें थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरे सदस्य हम देखें एन गोपालास्वामी, एन गोपालास्वामी अय्यंगार। तीसरे हम देखें अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर इसके तीसरे सदस्य। चौथे की हम बात करें के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कि कार्य संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, अभी हमने पढ़ा। पांचवे जो इसमें है बड़े महत्वपूर्ण, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये जो थे, ये एकमात्र सदस्य थे समिति में जो कि मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से। अब जो दोस्तों मैं आपको 2 सदस्यों के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ घटनाएं यहाँ पर होती है। देखिए एन माधवराव, एन माधवराव जो थे वे पहले संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु बी एल मित्र, नाम याद रखिएगा, बी एल मित्र जो है, बी एल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और वह अपने त्यागपत्र दे देते हैं, अपने पद से मतलब अपना पद त्याग देते हैं, त्यागपत्र संविधान सभा के अध्यक्ष को दे देते हैं। उसके बाद उनकी जगह पर एन माधवराव जो है संविधान सभा में आते हैं और प्रारूप समिति के सदस्य वे बनते हैं। लास्ट हम बात करें 7वें सदस्य की, तो यह है टी कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी जी की स्टोरी यह है कि 1948 में जो है डीपी खेतान, इनकी भी स्टोरी कुछ एन माधवराव जी जैसी है कि जो डीपी खेतान जी है 1948 में डीपी खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, तो डीपी खेतान जी की जगह जो है टी कृष्णमाचारी संविधान सभा में आते हैं और प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्षों के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें पहले थे एक तो एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरा मैंने आपको बताया था वी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वी.टी. कृष्णमाचारी ये थे जयपुर के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, ये है वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी, और जो प्रारूप समिति के 7वें सदस्य हैं ये है तिरुवेल्लोर तत्तई कृष्णमाचारी, ये है वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी और ये है तिरुवेल्लोर तत्तई कृष्णमाचारी। ये दोनों अलग अलग हैं, मिक्स मत करिएगा आप, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया वी.टी. कृष्णमाचारी और टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी जी की मैं एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूँ कि इन्हें संविधान सभा में जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में इनको अपना पद त्यागना पड़ा था बाद में। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये सारी जानकारी, लेकिन आप इनको याद रख सकते हैं वी.टी. कृष्णमाचारी और टी कृष्णमाचारी, ताकि ये मिक्स नहीं हो पाए। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने संविधान सभा के गठन के बारे में बात करी, उनका चुनाव, सीटों का आवंटन, संविधान सभा की मांग
और बैठकों के बारे में हमने चर्चा करी, और लास्ट में हमने संविधान की सभा की समितियों के बारे में चर्चा करी, और लास्ट में जो महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति के बारे में हमने चर्चा करी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे लगता है बिल्कुल ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, लगभग 50 मिनट के आसपास पहुँच चुकी है। तो दोस्तों संविधान सभा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और आएगा, उस एक पार्ट में हम पूरा संविधान सभा के टॉपिक को खत्म करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी आप चाहते हैं या सहायता चाहते हैं या कुछ भी प्रश्न चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और NIE के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।